आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नरेशन। ठीक है, लेक्चर 1 नरेशन कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। नरेशन एक ऐसा पार्ट है जिसको समझने के लिए हमें बाकी के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि प्रोनाउन में किस तरह से चेंजेस आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंगुलर या प्लूरल क्या होता है, और साथ में टेंसेस की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद ही हमें नरेशन डिस्कस करना चाहिए कहीं भी। हमेशा ध्यान रखिएगा, नरेशन जो पार्ट है जो क्वेश्चंस में आता है, पेपर्स में आता है, वो सब पार्ट जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बाकी के टॉपिक्स के मुकाबले में, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए बनाया गया है कि सेंटेंस को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। और इसे समझने के लिए बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की जानकारी होनी काफ़ी हद तक ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नरेशन। और नरेशन के कंसेप्ट्स और एग्जांपल्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें भी बहुत तरीके के वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या क्या पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नरेशन लेक्चर 1 कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका कंसेप्ट और एग्जांपल, बेसिक आइडिया और डेफिनेशन देखते हैं। Definition of narration. Narration refers to a dialogue or something said or narrated by someone in a direct manner or in an indirect manner. नरेशन का मतलब होता है नरेट करना। नरेट करने का मतलब होता है किसी कहानी को सुनाना या समझाना या डिस्क्रिप्शन देना। ऐसा होता है कि जब किसी वाक्य में कोई व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह के बारे में कोई बात को कहता है, वो उस बात को दो प्रकार से कह सकता है। या तो वो उस बात को जो कहना चाह रहा है सीधे बोल सकता है, डायरेक्ट नरेशन जिसे कहते हैं, कि कोई बात उसने कही एक डायलॉग के फॉर्म में। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि कोई और व्यक्ति ये बताए कि किसी व्यक्ति ने क्या बात कही थी। ठीक है, तो वो जब किसी के द्वारा बोली गई बात को रिपीट करके बताएगा, दोहरा के बताएगा, कोई थर्ड पार्टी किसी के कहीं द्वारा कही गई बात को, तो इन दैट केस वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। मतलब कही गई बात को दोहरा करके बताना होता है, जो बात किसी और के द्वारा कही गई है, किसी और चीज के लिए कही गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कह रहा है, नरेशन एक डायलॉग है, समथिंग जो कि कही गई है, किसी व्यक्ति के द्वारा बताई गई है डायरेक्ट मैनर में, और उसे इनडायरेक्ट मैनर में जो चेंज किया जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज नरेशन कहलाता है। यहाँ पर दो प्रकार के नरेशन होते हैं इन जनरल, दैट इज टू टाइप्स ऑफ नरेशंस आर देयर इन जनरल, जिसमें एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसकी पहचान होती है कि सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया गया होता है। पहली पहचान याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया गया होता है। दूसरी पहचान है कि सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले लिखा गया सेंटेंस का पार्ट होगा, उस सेंटेंस के पार्ट में जनरली सेड वर्ब का यूज किया जाता है। और इस वर्ब को जो है, जो सेंटेंस को इशारा कर रहा है, इस सेंटेंस के बारे में जो सेंटेंस ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है, इस पूरे डायलॉग या डायरेक्ट स्पीच को बताने के लिए इस वर्ब का यूज किया जाता है, जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद सेंटेंस में डायरेक्ट की पहचान हो गई कि इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, और साथ में सेड जैसा वर्ड इस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वर्ब जो है यूज किया गया है। ठीक, वर्ब यहां भी है, यहां भी है, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस का पार्ट है उसे हम डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। और जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ रहता है, इस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब रिपोर्टिंग है, मतलब रिपोर्ट करने वाला है, मतलब प्रस्तुत करने वाला है, किसी चीज की जानकारी देने वाला है, उसकी तरफ इशारा करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस में ये वर्ब जो है, ये इस पूरी स्पीच के बारे में जानकारी बोल रहा है कि किसने कहा। ठीक है, तो ये प्रस्तुत करने वाला क्रिया है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है। और इसी सेंटेंस में ये पार्ट जो है हो गया डायरेक्ट का। इनडायरेक्ट वाला सेकंड सेंटेंस है इसी का। फर्स्ट सेंटेंस में सेड टू मी लिखा है, इसकी जगह पे टोल्ड मी आ जाता है, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमास जो लगे थे इनको हटा दिया गया है और इसकी जगह पर दैट आ गया है।
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसका पहला पहचान वाला पॉइंट ये है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। यहाँ पर सेड टू कुछ लिखा है तो इसमें भी कई बार चेंज आ जाता है। यहाँ सेड टू मी की जगह टोल्ड मी आ गया, देखिए यहाँ भी चेंज आया, दूसरा पॉइंट। उसके बाद सेंटेंस में जो भी लिखा है उसमें जो भी वर्ब आए हैं वो वर्ब जनरली अपने पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि जिस समय बात ओरिजिनली कही गई थी तब वो प्रेजेंट था, लेकिन अब कोई व्यक्ति बता रहा है कि क्या कहा गया था। तो जब आपको एक स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा हुआ था तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली पास्ट में चला जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो बोल नहीं रहे, आप तो बता रहे हैं कि ऐसा बोला गया था किसी के द्वारा। तो ऐसे में इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है किसी की कही हुई बात को दोहरा करके बताना, और जब आप दोहरा के बताते हैं तो ओरिजिनली वो व्यक्ति ने जो बात कही थी वो ऑलरेडी कह के जा चुका होता है। तो आप जब रिपीट करते हैं तो वो पूरा सेंटेंस पास्ट में ट्रांसफर हो जाता है, उसका टेंस प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो जाता है, क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि क्या कहा गया है, वो कहने वाला कह चुका है अपनी बात को, यू आर जस्ट रिपीटिंग इट। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या हो गया, डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, सेड जैसा कोई रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी सेंटेंस होता है और उसके पहले भी होता है। इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है, बेसिक चेंज से इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, दैट लग जाता है, सेड की जगह पर टोल्ड आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, और सेंटेंस में प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया जाता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। ठीक, अभी हमने आपको जनरल जानकारी दी, चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं इन दोनों की बेसिक डेफिनेशंस। तो सबसे पहला है डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। A sentence is said to be in direct or reported speech when the speech said is enclosed in inverted commas. सिंपल सा डेफिनेशन है, याद रखना आसान है कि अगर कोई सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में कहा जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति उस बात को कह रहा है उसने सीधे सीधे उस बात को कहा है, मतलब डायरेक्ट स्पीच, जिसकी पहचान है कि सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं इससे ये बात कंफर्म होती है, एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास। देखिए यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास है और यहाँ भी सब जगह पर इन्वर्टेड कॉमास है। ठीक है, सेंटेंस को कैसे हम पहचानेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब होगा, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी पूरा एक सेंटेंस हो सकता है। इस प्रकार से सेंटेंस को जब इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में है, मतलब कहने वाले व्यक्ति ने डायलॉग के फॉर्म में एज इट इज सीधे सीधे किसी बात को कहा है, डायरेक्ट कहा है, सीधे सीधे कहा है बिना कोई ऑल्टरेशन किए हुए, और इन्वर्टेड कॉमास जो है उसके अंदर एक डायलॉग को रखा गया है, एक कही गई बात को सीधे सीधे कहा गया है। और यही चीज इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में कब चेंज हो जाती है, देखिए अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन इनडायरेक्ट नरेशन व्हेन द इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड एंड द सेंटेंस सेड बाय अ स्पीकर इज नरेटेड बाय एन ऑडियंस। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को जब कोई दूसरा व्यक्ति दोहरा करके बताता है कि ये बात उस व्यक्ति के द्वारा कही गई थी, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, जिसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं इनको हटा दिया जाता है सब जगह, और इन इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर सब जगह पर दैट कंजंक्शन आ जाता है सेंटेंस में। देखिए सब जगह दैट आ गया। ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या है कि इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह कौन ले लेता है, दैट ले लेता है कंजंक्शन के रूप में सेंटेंस के पहले पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए। तो हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहला पॉइंट ये है कि इन्वर्टेड कॉमास हटा करके दैट लगा दिया जाए। ठीक है, और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब है कि किसी ने कोई बात को कहा, अब इनडायरेक्ट है मतलब आप बता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने क्या कहा था। ठीक है, कही गई बात को कहने के तत्पश्चात दोहरा करके बताएंगे आप, तो आप उस समय जब उसने ओरिजिनली बोली थी वो बात तब वो प्रेजेंट था, अब वो पास्ट है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि क्या कहा गया था। तो इसलिए सेंटेंस में जनरली सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसका जो वर्ब होता है वो हमेशा पास्ट में चेंज होता है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि क्या बताया गया था या बोला गया था। अब खुद नहीं बोल रहे हैं, आप दोहरा करके बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला स्टेटमेंट है ही सेज आई एम रेडी, तो ही सेज आई एम रेडी का क्या बना दिया गया, ही सेज दैट ही इज रेडी। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो है आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार हो गया, ही हो गया। इसको डिटेल में अभी हम और बात करेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं।
शी सेड टू मी, देखिए शी सेड टू मी का शी सेड टू मी भी हो सकता है, शी टोल्ड मी भी हो सकता है। सेकंड वाले में देखिए आई कांट हेल्प यू, शी सेड टू मी या टोल्ड मी दैट शी कुडंट हेल्प मी। इसी तरह से थर्ड वाले में देखिए, थर्ड से रिलेट करते हैं, जॉन सेड आई विल गो देयर, जॉन सेड दैट ही वुड गो देयर। उसी तरीके से फोर्थ को फोर्थ से रिलेट करते हैं, ही सेड आई राइट अ लेटर, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटे, कुछ सेंटेंस में वर्ब्स जो हैं वर्ब्स पास्ट में भी गए हैं, देखिए ये पास्ट में गए हैं, ये प्रेजेंट में था, ये फ्यूचर में था, ये पास्ट में था, ये भी चेंज हो गए हैं। और कुछ ऐसे वाक्य हैं जैसे ये वाले वाक्य हैं, इन दोनों में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो क्यों नहीं किया गया है चेंज और क्यों किया गया है चेंज, ये बात अभी हम आगे करेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए था कि इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं, दैट लगाते हैं, प्रोनाउंस का चेंज होता है और सेंटेंस के कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जिनमें कुछ बदलाव आते हैं। ठीक, तो अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, दैट लगाएंगे, कहीं पर सेंटेंस में पास्ट में भी सेंटेंस जाएगा और कभी नहीं भी जाएगा, ये बेसिक आइडिया है। अब स्टार्ट करते हैं इनके रूल्स और पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंसेस के अनुसार सेंटेंस में क्या चेंज होता है पहले ये समझ लेते हैं। रूल क्या है पहले कि ही सेज टू मी आई कैन डू दिस। तो पहले सेंटेंस के अलग अलग पार्ट बना देते हैं, समझ लीजिए। ही सब्जेक्ट हो गया, सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कोई भी वर्ब जो सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा गया हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया हो, इनके इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस के पहले लिखा गया हो, वो वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है प्रस्तुत करने वाला वर्ब। प्रस्तुत करने वाला वर्ब मतलब जो डायरेक्ट स्पीच की तरफ इशारा करे, जो डायरेक्ट स्पीच की तरफ इशारा करने वाला वर्ब होता है, रिपोर्ट करने वाला वर्ब होता है, प्रस्तुत करने वाला वर्ब होता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, जहां पर वो कौन सा वर्ब है, सेज टू। मी इसी का ऑब्जेक्ट है, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई बात जो है वो डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच है, आई कैन डू दिस। ठीक, और इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा, इसकी पहचान है। अब नोट, इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय दैट। इन्वर्टेड कॉमास की जगह कौन ले लेता है, दैट ले लेता है, जो इन दोनों वर्ड्स के बीच में यहां पर आएगा। ठीक, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट से हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए हमें दैट कंजंक्शन की तरह यूज करना पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट ये इसके बाद आता है कि सेंटेंस में सेकंड रूल जो है, चेंजेस ऑफ पर्सन्स इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन्स का चेंज होता है, प्रोनाउंस का चेंज होता है। अगर इस सेंटेंस में यहाँ पर जो भी नाउन प्रोनाउन यूज किया गया है वो फर्स्ट पर्सन का है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो इस वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर वो फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन से मतलब है आई, वी, मी, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन लिखा है तो इस वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पर लिखा है सेकंड पर्सन मतलब यू, योर्स या योरसेल्फ या योर लिखा हुआ है, तो सेकंड पर्सन जो है इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड पर्सन का मतलब ही, शी, इट, दे में से कोई एक प्रोनाउन यूज किया गया है जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो थर्ड पर्सन मींस एन मींस नो चेंज। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो एज इट इज रहेगा। मतलब ही, शी, इट, दे है, ही, शी, इट, दे, तो एज इट इज रहेगा। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है मतलब यू, योर, योर्स या योरसेल्फ, तो वो चेंज हो जाएगा इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर आई, वी, मी, अस जैसा कोई वर्ड है, तो इस वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह याद रखना आसान है। SON, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन एंड मींस नो चेंज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। यहां पर हमने एक बेसिक आइडिया क्लियर किया कि प्रोनाउन का चेंज क्या होता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, ही सेड टू मी आई कैन हेल्प यू,
अब देखिए सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, आर वी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, प्रस्तुत करने वाला वर्ब जो इस पूरे सेंटेंस की तरफ इशारा करने का काम करता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आई कैन हेल्प यू, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है और ये कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन है वो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा सेंटेंस में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन हो तो जैसा हमने पहले बात की है कि उसमें कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है, उसे एज इट इज लिखा जाता है। अब देखिए, if the subject or object of the reported speech is in first person, then the changes according to the subject of the reporting verb said as told। बिल्कुल सही, जैसा बताया था फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू said as told जो भी यहाँ लिखा है इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सब्जेक्ट इस सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो सेकंड पर्सन है, यू, योर, योर्स है, तो वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब इसके ऑब्जेक्ट मतलब इसके अनुसार चेंज होगा, जैसा ही बताया था। और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज उसको लिख दिया जाएगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, एक बात आपको समझ में आ गई, ये सेंटेंस में रूल्स अगर कंफ्यूजन हो तो इसको लिखा हुआ जो है इसे भी एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है, इससे ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने थ्योरी वाला पार्ट बताया था, आपको बेसिक एग्जाम्पल रूल्स बताए थे। अब सेंटेंसेस से देखेंगे जो समझाता है, क्योंकि जब सेंटेंस में आती है बातें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, एग्जाम्पल्स ज़्यादा अच्छा क्लियर करते हैं। अब वही सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल्स पे लेके आ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है एग्जाम्पल्स में, ही सेज टू मी आई हैव टू गो देयर, ही सेज टू मी, देखिए ठीक है, यहाँ पर ये है कौन से, डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच में, और ये क्या हो गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया है, ठीक है, पहला डायरेक्ट में है और दूसरा इनडायरेक्ट में है। अब इसको समझाने के लिए हम इसके रूल के पॉइंट पे आते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर यहाँ पर मतलब ये दोनों सेंटेंस का पार्ट जो है, ये पार्ट जो है सेंटेंस का और ये पार्ट जो है सेंटेंस का, अगर ये दोनों पार्ट सेंटेंस का जो है वो या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, जैसे आप देख रहे हैं ये सेंटेंस ही सेज टू मी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये सेंटेंस जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो अगर यहाँ पर इस जगह पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है दोनों के दोनों या तो किसी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, किसी भी प्रेजेंट या किसी भी फ्यूचर टेंस में हो, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ पार्ट है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब ही प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो ऐसी अवस्था में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कहने वाले ने जो बात कही थी सुनने वाला और दोहराने वाला तीनों लोग एक ही जगह पर मौजूद हैं, ठीक है, जिसने कहा और उसकी तरफ से उसके बाद किसी व्यक्ति ने बात को रिपीट कर दिया, लेकिन ऐसी अवस्था में तीनों लोग, कहने वाला, सुनने वाला और दोहराने वाला, सब एक ही जगह पे थे ऐसा मान लिया जाता है। और ये बात किससे कंफर्म होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर है तो ये बात कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, टेंस बिल्कुल सेम रहेगा, जिसमें लिखा है उसमें ही रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन चेंज किए जाएंगे। जैसे ही सेज टू मी आई हैव टू गो देयर, ही सेज टू मी, सेज टू का क्या हो गया, टेल्स मी, सेज टू मी को टेल्स मी, ध्यान रखिएगा अगर सेज के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो टेल्स में और मी तो ऑब्जेक्ट है एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में, सेज टू मी का टेल्स मी। उसके बाद फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट ही है तो क्या हो गया, ही में चेंज हो गया। हैव टू, हैज टू में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर में हैव नहीं आता, हैज आता है, तो हैज आया। टू गो और देयर का देयर एज इट इज आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट ये बना। नेक्स्ट वाले में ही सेज टू मी आई कांट हेल्प यू, तो ही सेज टू मी का क्या हो गया, सेज टू किस में चेंज हो गया, टेल्स में, ही टेल्स मी, और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ हटा तो यहाँ भी दैट लगा, यहाँ भी दैट लगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही तो क्या आ गया, ही आ गया, और कैन नॉट हेल्प एज इट इज आ गया, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट क्या है, मी,
तो क्या चेंज हो गया, मी में चेंज हो गया। ठीक है, बेसिक बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज जिस तरह से होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये फ्यूचर टेंस में होता तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, अब देखिए एग्जांपल्स और इसके, ही सेज टू मी आई हैव टू हेल्प दीज पीपल। ही सेज टू मी की जगह पे क्या आ गया, टेल्स मी आ गया। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, सीधे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या आ गया यहाँ पर, ही आ गया। दैट लगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे। हैव टू हेल्प का हैज टू हेल्प, क्योंकि ही के साथ तो हैज ही आता है, आई के साथ हैव आता है, टू हेल्प। और दीज पीपल जो था इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी जब चेंज नहीं कर रहा है तो आगे के स्टेटमेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस दैट लगाया, सेंटेंस एज इट इज लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके, और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है जरूरत के अनुसार। इसके बाद देखिए, ही विल से टू मी, ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, आई हेल्प हिम। अब यहाँ ही विल से टू मी फ्यूचर टेंस है तो अगेन यहाँ चेंज नहीं होगा। ही विल से टू मी, से टू का क्या चेंज हो गया, टेल में हो गया। ही विल से टू मी की जगह ही विल टेल मी, फिर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या लग गया, दैट लग गया। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही, तो ही आ गया। अब हेल्प की जगह क्या हो जाएगा, हेल्प्स, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, और हिम थर्ड पर्सन का एज इट इज आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगता है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस में हो, किसी भी प्रेजेंट में हो या किसी भी फ्यूचर में हो, तो इन दैट केस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हैं। अब अगला रूल देखते हैं, चेंजेस इन द टेंसेस ऑफ द वर्ब्स इन द रिपोर्टेड स्पीच। If the reporting verb is in any past tense, then the tense of the reported speech changes into past according to the tense it refers to. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आ जाता है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो प्रस्तुत करने वाला वर्ब है, वो पास्ट टेंस में है, तो इन दैट केस अब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड, आस्क्ड या टोल्ड है, मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म में है या किसी भी पास्ट टेंस में है, तो ऐसी परिस्थिति में अब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस था उसका टेंस चेंज हो जाएगा और सारे टेंसेस अपने पास्ट में चेंज होंगे। ठीक है, अपने ही पास्ट में चेंज हो जाएंगे। अब इसे समझने के लिए आसान तरीका क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन पास्ट में होगा, लेकिन कैसे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा था तो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट का क्या चेंज हो गया, पास्ट, लेकिन इंडेफिनिट में कोई चेंज नहीं आया, ये और ये सेम रहे, जबकि ये किस में चेंज हो गया, पास्ट में। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए चेंज क्या हुआ, प्रेजेंट का पास्ट में, जबकि कॉन्टिन्यूअस एज इट इज रहा। ठीक, इसी तरीके से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए हर टेंस अपने ही चेंज हो रहा है पास्ट में, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ये 6 प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा तब। अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इनडायरेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, उसका एज इट इज स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है दैट लगा के, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और चेंज करने के लिए इंग्लिश भाषा में कोई फॉर्मूला मौजूद ही नहीं है, इसीलिए उनको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा कि कब चेंज करना है कब नहीं करना है। अब देखते हैं इसके बाद हम एग्जाम्पल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक, लेकिन अब मॉडल वर्ब्स में क्या चेंज होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो है लिखा हुआ वहां पर कैन लिखा था तो किस में चेंज आएगा, कुड में। शैल का पास्ट क्या है, शुड।
विल का पास्ट क्या है? वुड। मे का पास्ट क्या है? माइट। और हैव टू और हैज टू का पास्ट क्या होता है? हैड टू में चेंज होगा। और ध्यान रखिएगा, मस्ट भी हैड टू में ही चेंज होगा, क्योंकि मस्ट का मतलब भी जरूर या पक्का होगा होगा कहा जाता है, और मस्ट और का मतलब जरूर होगा या पक्का होगा कहते हैं, और इसीलिए इसे भी चेंज किया जाता है हैड टू में, क्योंकि हैड टू, हैव टू, हैज टू और मस्ट तीनों का पास्ट बन जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम और क्या क्या चेंजेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट वाला रूल क्या कह रहा है? चेंजेस इन द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमास हटने के बाद रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, वो पास्ट में होता है, अभी तक हम ये बात कर चुके हैं। सब टेंसेज अपने ही पास्ट में चेंज हो जाते हैं, ये बात भी हम कर चुके हैं। प्रोनाउन का चेंज होता है, ये भी बता चुके हैं। उसके बाद आता है कि जो सेंटेंस के बचे हुए हिस्से होते हैं, जो और पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कोई और वर्ड हो गया, वो भी चेंज होता है। लेकिन वो किस में चेंज होता है? इस प्रकार चेंज होता है, वर्ड्स चेंज इनटू, अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में दिस लिखा है तो चेंज किस में हो जाएगा? दैट में। दीज किस में हो जाएगा? दोज में। कम किस में चेंज हो जाएगा? गो में। हेयर का चेंज देयर में हो जाएगा। नाउ का चेंज किस में होगा? देन में होगा। दस का सो में चेंज होगा, और हैंस का देंस में चेंज हो जाएगा। अगो का चेंज किस में हो जाएगा? बिफोर में। लेकिन ध्यान रहे, ये सब चेंजेस जो पार्ट ऑफ स्पीचेस में होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स के, ये होते हैं तब जब टेंस चेंज होगा। और टेंस चेंज कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा तब। ठीक है, वरना ये चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नाइन्थ वाला क्या कह रहा है कि यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में, टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, द डे बिफोर यस्टरडे 2 days बिफोर में चेंज होगा, और लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में चेंज होगा। मतलब आप ध्यान दे रहे हैं कि लास्ट वर्ड जो है ये प्रीवियस में चेंज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाएगा, और हमने कहा टुनाइट तो दैट नाइट, वैसे ही टुडे लिखा है तो दैट डे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से चेंज होता है। लेकिन ये सब एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स या जो भी वर्ड्स हैं जिनको चेंज किया जाता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में आते हैं, ये कब चेंज होंगे? इनका परिवर्तन उनमें कब होगा? इनका परिवर्तन उनमें तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो टेंस चेंज नहीं होगा। जब टेंस चेंज नहीं होगा तो ये भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तब सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है, और ये सब उसके पास्ट में होने की वजह से चेंज करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब सारा खेल एग्जांपल्स का है, क्योंकि हमने बेसिक आइडिया समझ लिया है। अब एग्जांपल्स में देखते हैं कि ये चेंजेस किस तरह से फंक्शन करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ही सेज टू मी आई कांट हेल्प यू नाउ। ही सेज टू मी आई कांट हेल्प यू नाउ। अब देखिए, सेज टू का चेंज किस में हो जाता है? टेल्स में। ठीक, ही एज इट इज है, मी एज इट इज है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया गया तो क्या लगा दिया गया? दैट लगा दिया गया। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही का क्या हो गया? ही हो गया। कैन नॉट का कैन नॉट हेल्प एज इट इज रहा। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का चेंज क्या हो जाएगा? मी में। और नाउ का नाउ एज इट इज रहेगा। जबकि अभी हमने बात की थी नाउ का देन चेंज होता है और चेंजेस होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सारा सेंटेंस जो है ये किस में है? प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि नाउ को नाउ ही रखा गया है, कैन नॉट को कैन नॉट ही रखा गया है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। अगर ये पास्ट में होता तो फिर चेंज करने की बात हम सोचते। नेक्स्ट में देखिए, ही विल से टू मी आई गो विथ यू। ही विल टेल मी, अब देखिए विल और ही तो एज इट इज रहा, से टू को चेंज किस में किया गया? टेल में चेंज कर दिया गया। ही विल से टू मी का ही विल टेल मी हो गया। इन्वर्टेड कॉमास को हटाया गया तो क्या लगा? दैट लगा। और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है तो क्या आ गया? ही आ गया। और ही के साथ गो नहीं आएगा, गोज आएगा। और विद आया, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी आ गया, तो चेंज क्या हो गया? आ गया, मी आ गया। इस तरह से हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाया, दैट लगाया, प्रोनाउंस को चेंज किया और एज इट इज सेंटेंस को लिख दिया। ठीक है, अब तीसरे एग्जांपल में देखिए, यहां से चेंज होना शुरू होता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है, ही सेड टू मी आई कैन हेल्प यू।
ही सेड टू मी चेंज किस में हो गया, टोल्ड मी में हो गया। सेड का पास्ट टोल्ड में रिपोर्टिंग वर्ब करा जाता है, ये बताने के लिए क्योंकि पहले कहा गया था, अब बताया जा रहा है कि कहा गया था। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या लग गया, दैट लग गया। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया। कैन का पास्ट अभी बात हुई थी, क्या होता है, कुड, तो ये कुड में चेंज हो गया। हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, क्योंकि कैन और का कुड में जब हमने चेंज कर दिया है तो मेन वर्ब को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है मी, तो क्या चेंज हो गया, मी। तो ही सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी, ये इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आई सेड टू हिम यू शैल हेल्प माई फ्रेंड, तो आई सेड टू हिम का सेड टू का क्या चेंज हो गया, टोल्ड हिम, आई एज इट इज, हिम एज इट इज। इन्वर्टेड कॉमास की जगह किसने ले ली, दैट ने ले ली। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है हिम, तो क्या हो गया, ही। और यहां शेल का हमने कहा था चेंज क्या होता है, शुड में, ठीक। लेकिन अब ये बात एक ध्यान रखने वाली है कि अगर सेंटेंस में आई और वी आ रहा हो, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में यू का इंटरचेंज होते हुए आए और यहां पर आई या वी होता तो शेल का चेंज क्या हो जाता, शेल का चेंज किस में हो जाता, शुड में हो जाता। लेकिन क्योंकि शेल का पास्ट क्या है, शुड है। लेकिन ये बात तब अप्लाई नहीं होगी जब शेल शुड में चेंज हो रहा था, लेकिन जब इंटरचेंज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन। तो जब थर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो हमने बात की है अगर आई और वी में चेंज हुआ होता तो शेल का शुड हो जाता, जो कि आई और वी के साथ शेल आता है, शेल का पास शुड है। लेकिन क्योंकि आई और वी में नहीं आया, चेंज होके आया ही, और ही शी इट के साथ विल यूज होता है, इसीलिए यहां शेल का शुड चेंज होने की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, वुड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो शेल का पास शुड होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा यहां पर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ही शी इट के साथ विल होता है और विल का पास होता है वुड, इसीलिए यहां वुड हेल्प। और माई फ्रेंड तो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह माई फ्रेंड एज इट इज आ गया। सेंटेंस क्या बना, आई सेड टू हिम यू शैल हेल्प माई फ्रेंड, तो क्या, आई टोल्ड हिम दैट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू दैट ही शैल का वुड हेल्प माई फ्रेंड एज इट इज, बाकी का सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां तक हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए नेक्स्ट वाले में फिफ्थ क्या कह रहा है, ही सेड टू मी आई हैव टू हेल्प यू नाउ। अब देखिए नाउ को चेंज करना है, यू को चेंज करना है, हैव टू को चेंज करना है और आई को चेंज करना है, ठीक। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ही सेड टू मी का ही टोल्ड मी हो गया, ये आ गया सीधे यहाँ पर टोल्ड आ गया। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटे दैट लगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही आ गया। हैव टू का पास्ट क्या होता है, बात की थी हैड टू, तो हैड टू में आ गया हेल्प। और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का मी हो गया, और नाउ चेंज किस में हो गया, देन में हो गया। तो सेंटेंस क्या बना, ही सेड टू मी आई हैव टू हेल्प यू नाउ, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू हेल्प मी, नाउ की जगह पर देन आ गया, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए, ही सेड टू मी आई वर्क विद यू, ही सेड टू मी का ही सेड टू मी की जगह ही टोल्ड मी आ गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो ही हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पास्ट इंडेफिनेट चेंज होता है तो वर्क का वर्कड हो गया, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है तो मी का मी हो गया। ही सेड टू मी आई वर्क विद यू, ही टोल्ड मी दैट ही वर्कड विद मी। इस तरह से सेंटेंस का हमने चेंज किया। नेक्स्ट में शी सेड टू मी आई हेल्प्ड हिम, शी सेड टू मी का शी सेड टू मी की जगह पे टोल्ड मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया। उसके बाद फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी था तो शी हो गया थर्ड पर्सन। और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हेल्प्ड का हैड हेल्प्ड हो गया, और थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हिम का हिम एज इट इज लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, आई सेड टू हिम यू विल हेल्प माई फ्रेंड, आई सेड टू हिम में सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या आ गया, दैट आ गया। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम है तो क्या हो गया, ही हो गया।
और विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। हेल्प फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की वजह से माई फ्रेंड का माई फ्रेंड रहेगा। आई सेड टू हिम यू विल हेल्प माई फ्रेंड, आई टोल्ड हिम दैट ही वुड हेल्प माई फ्रेंड। ठीक, इस तरह से देखिए सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। प्रोनाउंस के इंटरचेंज, टेंसेस के इंटरचेंज और उसके साथ आने वाले वर्ड्स भी चेंज होते हैं, जैसा कि हमने लिस्ट में बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आज हमने जितने प्रकार के चेंजेस हो सकते थे जनरल कंडीशंस में उतने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में, इसमें जो नरेशन है उसमें और कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हम फिर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की बात की जाएगी। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।